स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 जो कि क्लास 10th का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इसके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में भी और जो बाद में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं सबको एक एक करके जो है सॉल्व करेंगे। और जो मेरा जो तरीका है उनको ये आपको पिक्चराइजेशन के द्वारा जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने का, जैसा कि आप और भी वीडियोज में देख चुके होंगे जो हमने बनाए हैं, क्लास 9th के 10th के भी एक चैप्टर करा चुके हैं। तो इसमें हमेशा जो है हम पिक्चर्स का यूज करके क्वेश्चन के आंसर की एक्सप्लेनेशन जो है करते हैं। तो इसी तरह से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। देयर 3 टेस्ट ट्यूब्स कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, तो एंड एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। 3 है, एक में आपका डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेस है। तो इस तरह से हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और आपके पास एक रेड लिटमस पेपर है। देयर इज ओनली 1 रेड लिटमस पेपर। ठीक है, ये मान लो ये रेड लिटमस पेपर है। तो एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और इसी से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा डिस्टिल वाटर। अब किसी भी टेस्ट ट्यूब में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है और थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या है। अभी यहाँ तो मैंने जो ये रिप्रेजेंटेशन किया है ये एक रफ है। अब लिटमस टेस्ट हमें करना है। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिटमस टेस्ट में लिटमस पेपर यूज करते हैं और लिटमस पेपर 2 कलर के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो अगर हमारे पास यहाँ पर रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही हमें यूज करना है। उससे पहले हम ये समझें कि जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर क्या करता है, जब इसको हम एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, एसिड के साथ इसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इससे हमें एसिड की पहचान पड़ जाती है। सॉरी, क्या होता है, हाँ, इसी तरह से जब ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो रेड हो जाता है और रेड लिटमस पेपर को जब बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, ठीक कर लीजिए। तो अब ब्लू लिटमस पेपर जब हमारे पास होता तो क्या होता, ब्लू लिटमस पेपर, इसको अगर आप एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये रेड कलर का हो जाता और रेड लिटमस पेपर को बेस के कांटेक्ट में लाने पर वो ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये बात क्लियर है। इस चीज को आप एक कोड से याद कर सकते हैं, बार। ठीक है, बार आपने सबने सुना होगा सब। तो BAR, ब्लू टर्न्स टू एसिड, ब्लू टर्न टू रेड इन कांटेक्ट ऑफ एसिड। तो ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो रेड हो जाते हैं। BAR, इस शॉर्ट ट्रिक से याद रखो। तो BAR, B हो गया ब्लू, A हो गया एसिड और R हो गया फॉर रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर के कांटेक्ट में एसिड को लाया जाए तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की बात करो तो यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब थी जिनमें अलग अलग सारी चीजें दी हुई थी, अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इनको ले लिया 1 2 3, इन पे मार्क कर दिया लेवल। और हमें पता है कि जो रेड लिटमस पेपर है अगर उसको एसिड के कांटेक्ट में मिलाऊंगा तो कुछ चेंज नहीं होगा, पर अगर रेड लिटमस पेपर को मैं बेस के कांटेक्ट में लाऊंगा तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वो जो है स्लाइड चेंज करता है, उसके कलर में बहुत हल्का चेंज होता है, स्लाइड चेंज इन कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर, इसका मतलब वो डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में आया है। तो इस तरह से हम चेक कर पाएंगे। तो पहले हमने रेड लिटमस पेपर को मान लो एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, रेड लिटमस पेपर ही हमारे पास थे। तो अगर उसका कलर ब्लू हो गया तो वो उसको हम मार्क कर देंगे कि ये एसिड है। अगर उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं आया तो उसको हम मार्क कर देंगे कि वो बेस है। और अगर स्लाइड चेंज आया यानी लाइट पिंक कलर हो गया, ठीक है, या रेड से हल्का सा चेंज आया तो हम कह देंगे कि ये डिस्टिल वाटर है। इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और लिटमस टेस्ट का क्या मतलब होता है, जब ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो रेड हो जाते हैं और रेड लिटमस पेपर जब बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो ब्लू हो जाते हैं। बस इतनी बात याद रखना, एक क्वेश्चन के लिए ये चीजें समझने के लिए पर्याप्त है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, वाई शुड कर्ड, कर्ड क्या होते हैं, दही, छाछ, जो आप दही जो आप देखते हैं अपने घरों में, कर्ड, और श्योर सब्सटेंस, कुछ खट्टे पदार्थ। ठीक है, खट्टे पदार्थ, तो इनको हमें शुड नॉट बी केप्ड इन ब्रास और कॉपर वेसल्स। इन्हें हमें कॉपर और ब्रास के जो बर्तन हैं उनमें नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्या रीजन है कि हम दही को या जो खट्टे पदार्थ हैं उन्हें चांदी के बर्तनों में, सॉरी चांदी नहीं, ब्रास के, तांबे और पीतल के बर्तनों में नहीं रखते हैं।
ठीक है, तांबे और पीतल के बर्तन जो होते हैं, ब्रास और कॉपर के बर्तन, ठीक है, तो उसमें क्यों नहीं रखना चाहिए ये बताना। क्या रीजन होगा देखो। अब जो कर्ड है या जो भी श्योर सब्सटेंस है उनमें होता है एसिड, ठीक है। जैसे हम बात करें तो दही में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है दही में। इसी तरह से जो लेमन जूस होता है, खट्टे हैं, उनमें होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये जो एसिड है, ये एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। कॉपर और ब्रास क्या है, मेटल है। तो एसिड जो है वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो मेटल है, ब्रास और कॉपर है, वो कोरोडेड हो जाएंगे, उन पर कोरोजन आ जाएगा, जंग लग जाएगा। और उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मेटल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो निकल करके वो कहाँ चले जाएंगे, खाने के अंदर चले जाएंगे, फूड में आ जाएंगे। तो कोरोड होकर के वो रिलीज कर देते हैं टिनी पार्टिकल्स को, और यही टिनी पार्टिकल्स हमारे खाने में आ जाते हैं। यानी ये जो तांबे के और जो पीतल के बर्तन होते हैं, इनमें हमें खट्टी चीजों को, दही को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एसिड और मेटल एक साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। एसिड और मेटल के रिएक्ट करने से क्या बनता है, सॉल्ट्स बनते हैं, प्लस बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये रिएक्शन आपने सभी ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, फर्स्ट चैप्टर में। पहला चैप्टर अगर नहीं देखा तो उसका वीडियो देख लेंगे, तो उसमें हम बात कर चुके हैं एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन जब यहाँ होती है तो ये हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसको हम नहीं पचा सकते इन ऐसे सॉल्ट्स को जो कि एसिड और मेटल के रिएक्शन से बने हो, ठीक है। तो कोरोड हो जाते हैं, जो बर्तन है वो कोरोड हो जाते हैं, और उनके टीनी पार्टिकल्स मेटल के हमारे शरीर में जा सकते हैं फूड के साथ। तो एसिड और मेटल कैन अल्टर द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑफ द फूड ऑल्सो, ठीक है। फूड का जो टेस्ट और टेक्सचर है वो भी बदल जाता है, क्योंकि एसिड तो वो है ही खट्टे पदार्थ, और मेटल वो बर्तन से मिल गया, तो ये एक साथ रिएक्ट करते हैं, और उससे जो उसमें हमने फूड रखा था जो, तो उसका जो है टेस्ट और कलर भी बदल जाता है, जिससे कि हो सकता है वो हमें खाने में अच्छे भी ना लगे, ये अनप्लेजेंट हो सकता है हमारे लिए, मेकिंग इट अनप्लेजेंट टू कंज्यूम। क्लियर है बात। तो ये चीज समझ गए, तो इस तरह से हम इस आंसर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, लिबरेट होती है, निकलती है, तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों, ठीक है। तो इसको हमें एक एग्जाम्पल से भी बताना है, और कैसे हम इस गैस को टेस्ट करेंगे, इसकी प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे ये भी हमसे पूछा है। तो उसके लिए पॉप टेस्ट होता है, ठीक है, उसके लिए पॉप टेस्ट होता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एक मेटल और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले इस वीडियो को देखो, ये वीडियो है यहाँ पर, तो यहाँ इस वीडियो में देखेंगे तो ये इसके अंदर जो है जिंक है, ये जिंक जिंक के टुकड़े पड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो है टेस्ट ट्यूब में वो है H2SO4। H2SO4 के सॉल्यूशन में जब जिंक को डाला तो जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट करना शुरू करता है। जिंक किसके साथ रिएक्ट करता है, जिंक मेटल है, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, H2SO4, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके इसमें से एक गैस निकलेगी, एक गैस ऊपर की ओर जाएगी, वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। और इसमें नीचे बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, तो ये बनाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने देख ली, दोबारा देख लो। तो जब हम जिंक को डालेंगे H2SO4 में तो ये रिएक्शन होगी, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। अब बात आती है तो टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है, ये जो गैस बनेगी इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। तो देखो इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग करने को बोलते हैं बर्निंग द स्प्लिंट टेस्ट, बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट। यानी जब हम इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती को लाएंगे तो एक पॉप की आवाज होगी, तो इस वीडियो में देखो, दोबारा सुनो फिर से एक बार। तो क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जमा हो गई थी, यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो गई थी, और जैसे ही जलती हुई तीली को हम इसके पास लाए और हमने जो है ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब को हटाया तो ये गैस निकल करके बाहर आई। तो जब ये गैस निकल के बाहर आई तो यहाँ पे जो है वो जलती हुई तिल्ली इसके पास में थी, तो उसके साथ इसने जो है ये पॉप साउंड प्रोड्यूस की। तो जो पॉप की साउंड होती है इसी से पहचान होती है कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान के लिए ये पॉप साउंड टेस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं बर्निंग स्प्लिंट टेस्ट, ठीक है। तो होल्डिंग ए बर्निंग स्प्लिंट, ठीक है, एक जलती हुई मैचस्टिक, और वो हम उसके कहाँ पर लेकर आए, नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब के मुंह पर लाते हैं, वेयर द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, जहाँ रिएक्शन हो रही थी, जहाँ ये गैस बन रही थी। इफ द हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट, अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है तो इट विल इग्नाइट, वो जलेगी किसके साथ, विद अ पॉप साउंड। इस पॉप साउंड से ही हम पहचान सकते हैं कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब पता चल गया कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और बनता है, और बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
तो उसी के लिए एग्जाम्पल भी हमने यहाँ लिख दिया कि जिंक को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी और उसका टेस्ट भी क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मेटल कंपाउंड ए, कोई एक मेटल कंपाउंड है ए, वो रिएक्ट करता है किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, टू प्रोड्यूस एफरविसेंस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश ए बर्निंग कैंडल। तो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। एक जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एक कंपाउंड का नाम हमें बताया हुआ है। अब ये रिएक्शन क्या होगी? तो ये रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, ठीक है। जब भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट का नाम हमें दिया होता है कैल्शियम क्लोराइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। देखो आगे समझेंगे, ठीक है। पहले ये वीडियो देखो। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ये मोमबत्ती बुझ जा रही है ना। ये मोमबत्ती बुझ जा रही है किसके कारण? ये बुझ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, CO2 के कारण। तो CO2 एक्सटिंग्विशर का काम करती है, ठीक है। CO2 जो है वो नॉर्मली क्या करती है? एक्सटिंग्विशर का काम करती है, यानी बुझाने वाली गैस है, ठीक है। ये आग बुझाने वाली गैस है। जो आपने वो देखे एक्सटिंग्विशर जो आते हैं लाल लाल से डब्बे, आपके स्कूल में लगे होंगे फायर सेफ्टी वाले, उनमें भी कौन सी गैस होती है? CO2 होती है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। तो CO2 आग बुझाने का काम करती है। ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर जो मेटल कंपाउंड है वो क्या है? वो रिलीज कौन सा बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड बन रही है, CaCl2 बन रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट करता है? यहाँ पर एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक मेटल कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं और बनाते हैं CO2 और वाटर, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है। तो यही हमें यहाँ साबित करना था कि, और हमने देख लिया कि कैसे पता करेंगे कि ये एक्सटिंग्विशर का काम करती है, तो वो इस टेस्ट से पता चल गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द HCl और HNO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ETC सो द एसिडिक कैरेक्टर। ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं क्यों? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन यानी जब इन्हें वाटर के साथ सॉल्यूशन इनका बनाया जाता है तो इनकी नेचर एसिडिक होती है। ऐसा क्यों होता है? वाइल द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल और ग्लूकोज डू नॉट शो एन एसिडिक कैरेक्टर। जबकि हम ग्लूकोज और एल्कोहल को वाटर में जो है मिलाते हैं तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, और HCl और HNO3 करते हैं। तो क्यों करते हैं यही बताना है। तो जब भी हम एसिड को ऐड एसिड टू द वाटर, तो एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, तो जैसे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिड जब वाटर में ऐड होते हैं तो वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन को रिलीज करते हैं, विल मेक अ कंपाउंड एसिडिक। और इससे जो कंपाउंड है वो एसिडिक बन जाता है या नॉन एसिडिक बन जाता है। अब एसिड जो है, हाइड्रोजन आयन वाटर में कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या नॉन एसिडिक है। तो एसिड जो होते हैं जब उनको हम वाटर के अंदर जो है वो मिक्स करते हैं डिसोसिएटिंग विद वाटर, तो वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होंगे कोई भी जो सॉल्यूशन है वो उतना ही एसिडिक होगा, जितने उतने हाइड्रोजन आयन होंगे। तो कुछ कंपाउंड जो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं जैसे कि HCl, HNO3, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। ये सब क्या प्रोड्यूस करेंगे? वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा जो कंपाउंड है ग्लूकोज और एल्कोहल, इनमें हाइड्रोजन एलिमेंट तो है बट ये वो कैरेक्टर शो नहीं करते, एसिडिक नेचर की कैरेक्टर शो नहीं करते। क्यों? कि हाइड्रोजन इनमें है बट वो सेपरेट नहीं होगी, विल नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइक द हाइड्रोजन इन एसिड। जैसा कि एसिड में से हाइड्रोजन सेपरेट हो जाती है वाटर के साथ ऐड करने पर, एल्कोहल में से वो हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होती है, ठीक है। जब सेपरेट नहीं होती है तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं, तो दे विल नॉट सेपरेट टू बिकम हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो होगा। अब सिंपल सी बात है, ठीक है। मेरे पास ड्राई HCl है, मान लो सपोज दैट ये ड्राई HCl है। यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं, इसको मैंने वाटर के अंदर मिलाया तो ये H आयन अलग हो जाएंगे, Cl नेगेटिव आयन अलग होते चले जाएंगे इसमें। तो जितने H आयन बनते जाएंगे उतना ही ये एसिडिक हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा। दूसरा केस यहाँ पर एल्कोहल हो गया, एल्कोहल है,
ठीक है। अब एल्कोहल में सपोज दैट फॉर्मूला हमने ले लिया C2H5 COOH। अब इसमें हाइड्रोजन तो है बट ये वाटर के साथ ऐड होने पर H आयन अलग नहीं होते। जब ये अलग नहीं होते तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्लियर, ये बात क्लियर है। हाइड्रोजन आयन इससे अलग नहीं हो रहे हैं वाटर में मिक्स करने पर, तो इसलिए इसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड को वाटर के साथ मिक्स करके अगर सॉल्यूशन बनाया जाए उसे कहेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें चल सकती है, फ्लो कर सकती है। तो क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, जैसे ही हमने HCl में वाटर ऐड कर दिया या वाटर में HCl को ऐड कर दिया तो उसमें आ जाएंगे H आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो जो H आयन है, हाइड्रोजन आयन है, उसमें क्या है, आयन प्रेजेंट है। वाटर में मिक्स करने के बाद आयन प्रेजेंट है, और आयन ही क्या है, चार्ज है, चार्ज आयन है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब आयन प्रेजेंट होते हैं तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसे आयन प्रेजेंट हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और आयन ही क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं, तो दे कैन कैरी करंट ऑल्सो। तो डिस्टिल वाटर लीकिंग आयन, डिस्टिल वाटर लैकिंग द आयंस एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर में क्या है, आयंस कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। बट एसिड्स जो हैं, एसिड को अगर वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है इसमें बहुत सारे फ्री आयंस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो ये जो फ्रीली मूव करने वाले आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ड्राई HCl गैस, जो ड्राई HCl गैस है, तो HCl गैस समझ लेते हैं कि HCl गैस होती है। HCl गैस के रूप में मिल जाएगा, कुछ सॉलिड में भी लिक्विड में मिल जाएगा। तो HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर है, दो कलर के होते हैं, रेड एंड ब्लू, दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं। मैंने आपको बताया था रेड लिटमस पेपर क्या करता है, ये बेस को, अगर बेस के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, और ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड के संपर्क में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आने पर इसका कलर रेड हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ड्राई HCl है, तो HCl क्या होती है, एसिड होती है, बट कैसी है, ड्राई HCl गैस है। देखो, तो जब ड्राई HCl गैस, पहले इसको एक्सपेरिमेंट को देखो, ये हमने NaCl को मिलाया, HCl गैस बनी। NaCl होता है नमक, जब नमक मिलाते हैं किसमें, H2SO4 में, तो बनता है Na2SO4 प्लस HCl गैस बनती है। तो HCl गैस कैसे प्रोड्यूस करी जाती है, तो उसका एक एग्जांपल तो ये हो गया कि हम सॉल्ट यानी NaCl और एक एसिड हमने ले लिया H2SO4, इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास बनता है Na2SO4 और HCl। अब ये जो HCl गैस है इसे हम ड्राई HCl गैस मान लें, तो ये कलर चेंज नहीं करेगी किसका, ड्राई लिटमस पेपर का। चाहे हमारे पास ये एसिड है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर भी लेंगे, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो इसको कलर चेंज नहीं करेगी, क्योंकि जो एसिड होते हैं वो अपने जो आयन है वो कब डिसोसिएट करते हैं, कब अलग होते हैं आयन से, जब वो किसी एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, यानी जब उन्हें वाटर के साथ, लिक्विड के साथ जो है एक्वस सॉल्यूशन में ही वो H आयन देते हैं। एसिड H आयन कहाँ देते हैं, वो H आयन तब देते हैं जब उन्हें किसी एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, यानी वाटर के साथ डिसॉल्व कर लें फॉर एग्जांपल, एक्वस सॉल्यूशन के साथ ही वो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर तो ड्राई HCl है तो H आयन है ही नहीं, तो विदाउट H आयन लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। लिटमस पेपर इस बात को डिटेक्ट नहीं कर सकता कि ये एसिड है या बेस है जब तक कि उसमें H आयन नहीं होंगे। और H आयन क्यों नहीं है, क्योंकि वो ड्राई है। HCl यहाँ पर क्या है, ड्राई HCl है, और ड्राई HCl में H आयन नहीं होते, जबकि एक्वस HCl अगर हमारे पास होता, HCl किस फॉर्म में होता, एक्वस फॉर्म में, यानी उसके साथ हमने कुछ वाटर ऐड किया होता, तो उसमें H आयन होते और उसको लिटमस पेपर डिटेक्ट कर पाता। बट यहाँ गैस को, ये जो गैस निकल रही है, दोबारा से देख लो, ये वीडियो आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर H2SO4 के साथ ये NaCl मिलाया, बस वहाँ पर गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है यही गैस है HCl, ठीक है। तो HCl गैस ड्राई गैस है और इसमें जो है हाइड्रोजन आयन नहीं है। हाइड्रोजन आयन नहीं होने के कारण ये लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं कर सकती। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं यानी उसमें वाटर ऐड करते हैं, डाइल्यूट करने का मतलब ये है उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है
why it is not recommended that acid should be, why it is recommended, नोट कर दिया मैंने, why is it recommended, ये क्यों कहा जाता है acid should be added to water, हमें वाटर के अंदर एसिड को ऐड करना है, यानी पहले पानी लेना है, उसमें फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एसिड को मिलाना है। उल्टा नहीं करना है कि हम एक बीकर में पहले एसिड ले लें और हमने इसको HCl से भर लिया और फिर इसमें पानी डालना शुरू किया, थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाटर ऐड किया, तो ऐसा नहीं करते हैं, ये गलत है। और ये तरीका सही है कि वाटर में एसिड ऐड करें। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर, तो यहाँ वाटर रखें और इसमें एसिड ऐड करें थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा क्यों कहा जाता है समझें। देखिए, एडिंग एसिड टू वाटर इज सेफर, ये सुरक्षित है, क्यों, क्योंकि इट कंट्रोल्स द हीट रिलीज, जो हीट रिलीज होती है ना इस प्रोसेस में, जैसे ही आप एसिड डालोगे तो क्या होगा, इसमें से हीट निकलेगी, गैस निकलेगी, तो हीट निकलेगी, गैस निकलेगी, तो क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ है, पहले पानी हमने लिया है, फिर थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी हीट निकलेगी। बट इसका उल्टा अगर आप करते, अगर नीचे एसिड होता और फिर आप थोड़ा सा भी पानी डालते तो एकदम तेज रिएक्शन होती, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड एसिड होता, पहले कंसंट्रेटेड एसिड होता जिसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन होने की संभावना थी, कंसंट्रेटेड एसिड है वो डेंसर है, तो वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ फियर्सली विद वाटर, बहुत तेजी से रिएक्ट करता, और जब तेजी से रिएक्ट करता तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती। तो उल्टा नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि हमारे पास एसिड हो यहाँ पहले से और हम उसमें वाटर ऐड करें, तो इससे जो है बहुत तेज एक रिएक्शन हो सकती है जिससे बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, आपको जो है हार्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो एकदम वॉलेंटली, है ना, हिंसक रूप से उबलता है, बहुत तेजी से उबलता है, और वो बाहर भी आ सकता है, टेस्ट ट्यूब्स फट भी सकते हैं, तो इसलिए जो है हम ऐसा नहीं करते हैं। तो पोटेंशियली स्पेलेटरिंग द कंसंट्रेटेड एसिड विच कैन कॉज बर्न्स, जल भी सकते हैं ऐसे करने से, तो इस तरह का जो है खतरनाक काम नहीं करना है। ठीक है, इट कैन बी हार्मफुल। ठीक है, एसिड में वाटर ऐड करना हार्मफुल हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, पहले वाटर लेते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा बाय एडिंग एसिड स्लोली टू द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी लेंगे, फिर उसमें धीरे 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 एसिड ऐड करेंगे, तो उससे क्या है, जो हीट जो बनेगी वो थोड़ी 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 करके बनेगी और वो निकलती चली जाएगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इवनली और रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ बॉइलिंग, तो जो उबल जाने का खतरा था या जो एक्सीडेंट का खतरा था वो कम हो जाता है। ये बात यहाँ से क्लियर है। तो हमेशा क्या करना है, वाटर लेना है पहले, उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिड ऐड करना है। ठीक है, क्लियर। देखें इस क्वेश्चन को, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, H3O+ अफेक्ट व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ की कंसंट्रेशन किसी एसिड को कैसे इफेक्ट करती है जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करना मतलब उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो यही क्वेश्चन है। अब देखो समझो क्या करते हैं, व्हेन एसिड इज एडेड टू वाटर, तो अगर हम एसिड को ऐड करते हैं वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा, जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो एसिड को जब ऐड करते हैं वाटर में, तो देयर विल बी द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम प्रेजेंट इन द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पर क्या होंगे, कुछ हाइड्रोनियम आयन होंगे, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ प्रेजेंट होंगे, और जैसे जैसे हम इफ वी डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब उसमें और वाटर ऐड कर दें, तो अगर उसमें और वाटर ऐड कर दें, डाइल्यूट द सॉल्यूशन, तो जब उसको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का क्या होगा, पहले मान लो कि ये वाटर सॉल्यूशन है, ठीक है, या कोई सॉल्यूशन है, इसमें एसिड है, अब इसमें एसिड जो भी है वो एसिड की जो अमाउंट है वो तो फिक्स है, और जो एसिड का अमाउंट फिक्स है तो उसमें हाइड्रोनियम आयन जो है उसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें और वाटर ऐड कर दूं, और वाटर ऐड कर दूं, तो क्या होगा कि ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ हाइड्रोनियम आयन का, जो हाइड्रोनियम आयन है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। बस यही हमें बताना था, क्या हो जाएगी कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं यानी वाटर ऐड करते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। क्लियर है, बस यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- अफेक्ट व्हेन एक्सिस बेस, यानी और हम बेस उसमें ऐड करते हैं, एक्सिस बेस इज डिसॉल्व,
इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सॉल्यूशन है हमारे पास, तो NaOH में क्या होते हैं, Na+ आयन होते हैं, OH- आयन होते हैं। अब इसमें हम अगर और बेस ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज दैट NaOH ही और ऐड करते हैं, तो क्या होगा देखें। तो व्हेन बेस इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में अगर हम और बेस ऐड कर देते हैं, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है। कौन से आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, OH-। इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और बढ़ जाएगी, क्योंकि बेस क्या देते हैं, वाटर के साथ ऐड करने पर वो OH- आयन देते हैं, जबकि एसिड जो है वो वाटर के साथ ऐड करने पर H+ आयन देते हैं, या हाइड्रोनियम आयन भी हम H3O+। तो बेस क्या है, बेस जब वाटर के साथ ऐड करते हैं या किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं, तो वो OH आयन देते हैं। तो OH आयन की कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो बट इट विल रीच द सैचुरेशन एट सम पॉइंट। और अगर आप और ज्यादा बेस ऐड करते जाएंगे इसमें, और ज्यादा बेस ऐड करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। तो जब ये सैचुरेटेड हो जाएगा, तो आपके बेस ऐड करने के बावजूद भी OH आयन की कंसंट्रेशन उस समय नहीं बढ़ेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक सैचुरेशन पॉइंट जरूर आता है, कुछ समय तक बढ़ती रहती है, और आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट हाइड्रोक्साइड आयन जो OH आयन है उनकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है, इज नॉट इफेक्टेड इवन आफ्टर एडिंग द बेस फर्दर। और ज्यादा बेस आप ऐड करते रहेंगे तो भी जो है उसकी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो क्या होता है जब हम जो है NaOH में बेस ऐड करते हैं, तो कुछ समय तक तो क्या है कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। बट आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट इट विल नॉट इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द पीएच ऑफ ए इज 6, ए की पीएच कितनी है 6 है, एंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। ठीक है, ए की पीएच है 6 और बी की पीएच है 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन, किसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, एक तो ये बताना है। और विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन ए है उसकी पीएच कितनी है 6 है, तो इसमें क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे। और सॉल्यूशन बी जो पीएच है वो 8 है, तो इसमें कम हाइड्रोजन आयन होंगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक है। सॉल्यूशन ए कैसा है, नेचर में एसिडिक है। क्यों, क्योंकि उसकी पीएच जो है वो 7 से कम है। और सॉल्यूशन बी जो है वो बेसिक है नेचर में, क्योंकि उसकी पीएच 7 से ज्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो एसिडिक होते हैं, जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है वो बेसिक होते हैं। क्योंकि हमने पीएच स्केल पे ये पढ़ा हुआ है, पीएच स्केल जो कि 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 14 तक एट द पीएच ऑफ 7, 7 पे क्या होता है न्यूट्रल, 7 पे होता है न्यूट्रल। और जब इससे कम पे जाते हैं लोअर नंबर पे, तो हाइड्रोजन आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, और इसलिए एसिडिटी यानी एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। क्या होती है, एसिडिक नेचर, सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर बढ़ती है। ठीक है, और सॉल्यूशन ए जो है वो उसकी पीएच कितनी है 6 है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये एसिडिक है, और क्योंकि ये 7 से कम है। दूसरा जो सॉल्यूशन बी है उसकी पीएच 8 है, तो हम कह सकते हैं ये बेसिक है। अब ये तो हो गया पीएच स्केल की बात। यहाँ पे पीछे भी आप देख सकते हैं पीएच स्केल जो है ये 0 से 14 तक है, 0 से 14 तक है। तो जैसे जैसे 7 पे क्या होता है न्यूट्रल होता है, 7 पे होता है न्यूट्रल। जैसे 7 से इधर 14 की तरफ जाएंगे तो एल्कली नेचर यानी बेसिक जो नेचर है वो सॉल्यूशंस की बढ़ेगी, और 7 से कम की तरफ जाने पर ये एसिडिक नेचर इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे वाटर क्या होता है, वाटर होता है न्यूट्रल। तो प्योर वाटर की जो कंसंट्रेशन है या पीएच है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, प्योर वाटर का। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस की पीएच। तो देखें, तो बैटरी में जो एसिड होता है उसकी होता है पीएच 1। लाइम जूस, ठीक है, नींबू रस 2.2 2.4। विंजर यानी सिरका ये 2.4। सोडा वाटर 3 से 4। ठीक है, और ऑरेंज जूस 3.7। टमाटो जूस 4.0। कर्ड 4.5 टू 5.5। कॉफी 5। टी 5.5। ये सारी टेबल दी हुई है। ठीक है, एसिड रेन 5.5। मिल्क 6.4 टू 6.8। सलाइवा 6.2 टू 7.6। प्योर ड्रिंकिंग वाटर 7। सोप
अब देखो 7 से आगे सारे ये क्या हो गए, ये हमारे बेस हो गए, ठीक है, ये बेस हो गए। और ऊपर वाले जिनके 7 से कम थी वो सब क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे, एसिड हो गए, ठीक है। 7 पे हमारा न्यूट्रल हो गया, प्योर ड्रिंकिंग वाटर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इसी तरह बेकिंग सोडा 9 होता है, ऑयल का 9 से 11 होता है, ऑयल का, सोप का 7.5 to 9 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का 11 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 होता है, ठीक है। इनमें कुछ याद रख लेना, जैसे विंजर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। लेमन जूस का याद रख लेंगे, और आप मिल्क का याद रख लीजिए, मिल्क का एसिड रेन का याद रखिए, 5.5 से कम, जब एसिड रेन होती है तो उसकी जो पीएच है वो 5.5 से कम होती है, उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। ऐसी रेन जिसकी पीएच जो है वो 5.5 से कम हो तो उसे पीएच जो है एसिड रेन कहते हैं। पीएच अगर 5.5 से कम है तो एसिड रेन कहलाएगी, ठीक है। और सोप का याद रख लेना, सोप का 7.5 से 9 तक होता है, बेकिंग सोडा 9 होता है, ब्लीचिंग पाउडर का 11 होता है। तो 3-4 जो है याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के साथ में ये भी कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो हाइड्रोजन आयन जो है, H+ आयन, इनकी कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी सॉल्यूशन की नेचर पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगी सॉल्यूशन की। और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती है तो किसी भी सॉल्यूशन की क्या होगी, बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होगी। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन पे। या हम कह सकते हैं कि हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बढ़ेगी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज, बढ़ेगी, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उसकी नेचर कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, यानी उसकी पीएच जो है वो 7 से कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन घटती है, फॉल्स या डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, तो क्या होगा कि उसकी पीएच 7 से ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, और ये क्या है, बेसिक नेचर हो जाएगी। सॉल्यूशन की नेचर कैसे हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। हाइड्रोजन आयन ऐड होते हैं तो पीएच घटती है, पीएच डिक्रीज, ये भी बात याद रखो, पीएच क्या होती है उसमें, घटती है। हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं, ठीक है, या लेस हो जाते हैं तो पीएच बढ़ती है, पीएच बढ़ती है। अब पीएच घटने का मतलब है कि एसिडिक नेचर, पीएच घटने का मतलब है कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रही है, और पीएच बढ़ने का मतलब है कि बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, डू द बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H+ आयन। क्या बेसिक जो सॉल्यूशन है उनमें H+ आयन होते हैं, और इफ यस अगर होते हैं तो वाई आर दीज बेसिक, तो फिर वो बेस क्यों है अगर उनमें H+ आयन है तो। अब एक चीज समझें, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कि जो एसिड होते हैं उनमें H+ आयन होते हैं, आपने ही पढ़ा, और जो बेस होते हैं उनमें OH- आयन होते हैं, ठीक है। एसिड में H+ आयन ज्यादा होते हैं, और बेस में ये उनमें OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिड में H+ आयन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एसिड में OH- आयन नहीं होंगे, कम होंगे, है ना। यहाँ क्या होंगे कि यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, H+ आयन ज्यादा होंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन की तुलना में, OH- आयन की तुलना में। तो इसीलिए एसिड है, एसिडिक नेचर है इनकी। और इसमें OH- आयन ज्यादा होंगे हाइड्रोजन आयन की तुलना में, तो इसलिए वो बेस है, देखो, ठीक है। तो बेस में OH- आयन ज्यादा होंगे, वो बेस है, और H+ आयन कम होंगे। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो बेस में भी H+ आयन होंगे, और एसिड में भी OH- आयन होंगे। ये रिवर्स करके भी हम क्वेश्चन बना सकते थे, कह सकते थे डू द एसिडिक सॉल्यूशन हैव OH- आयन, तो भी आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयन, यस। तो H+ आयन कैन बी फाउंड इन ऑल बेसिक सॉल्यूशन, OH- आयन आल्सो कैन बी फाउंड इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो दे आर बेसिक बिकॉज हाइड्रोजन आयन जो है वो बहुत कम है, मच लोअर, ठीक है, वो बहुत कम है किसकी तुलना में, हाइड्रो ऑक्साइड आयन की तुलना में, OH- आयन की कंसंट्रेशन की तुलना में, ठीक है। इसीलिए वो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। अगला देखें, तो अब ये क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, क्या सॉइल कंडीशन होगी, डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लैग लाइम और चॉक। तो एक किसान जो है अपने खेत में CaO या CaOH का होल ट्वाइस,
या फिर CaCO3 का छिड़काव कब करता है, और अगर वो इन सॉल्यूशन का छिड़काव कर रहा है तो मिट्टी की जो नेचर है वो कैसी होगी, ये क्वेश्चन है। तो अगर कोई किसान अपने खेत में CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यानी जिसे स्लेक्ट लाइम कहते हैं, और चौर CaCO3, तो इसका अगर छिड़काव कर रहा है इसका मतलब खेत की मिट्टी कैसी है, एसिडिक हो चुकी है, अम्लीय हो चुकी है। जब खेत की मिट्टी अम्लीय यानी एसिडिक हो जाती है तो उसमें हम क्या मिलाएंगे, बेस ऐड करेंगे, बेसिक सॉल्यूशंस यूज करेंगे। अब हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सब क्या क्या है, जिनकी जो पीएच है वो 7 से कम है। इन सब की पीएच क्या है, वो 7 से कम है, तो इनको यूज करता है किसान। फार्मर क्या यूज करेगा, स्लेक्ट लाइम का, चौक का, क्विक लाइम का, क्योंकि उसका खेत की मिट्टी अम्लीय हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है। और यही जो सब्सटेंस है, क्योंकि ये सब एल्कलाइन है, बेसिक है, एल्कलाइन और बेसिक एक ही बात है, ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये हेल्प करेंगे उसके एसिडिक सॉइल की नेचर को न्यूट्रलाइज करने में, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड और बेस मिलकर के बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी को, मिट्टी की जो एसिडिटी है, एसिडिक नेचर है, उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देगा, बेस न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिलकर के, ताकि जो उसकी जो सॉइल है वो इन्वायरमेंट के लिए मोर स्टेबल हो जाए और प्लांट ग्रोथ के लिए भी अच्छी हो जाए। तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी कब होगी, जब मिट्टी की नेचर जो है एसिडिक, ज्यादा एसिडिक ना हो, ठीक है, तो इसीलिए वो उसमें बेस ऐड करते हैं। क्लियर, कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। तो CaOCl2 का आपको नाम बताना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। CaOCl2 का जो सामान्य नाम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। आपके सभी के घरों पर ये देखा जाता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। आगे हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CaOCl2 बहुत सारे काम आता है ये, ठीक है, डिसइंफेक्ट करने में, सैनिटाइजर में, डीऑड्राइजिंग में, ब्लीच करने में, मल्टी क्लीनर के रूप में। इस तरह का पैकेट आप लेके आते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत एक यूजफुल सब्सटेंस है जो घरों में यूज किया जाता है साफ सफाई के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वाइवा वगैरह में भी पूछ लेते हैं, और वैसे भी जो है ये आपको याद रहना चाहिए, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करने पर, रिएक्ट करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। किसको रिएक्ट कराते हैं हम क्लोरीन के साथ कि ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। अभी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखा था CaOCl2, तो इसकी हमें किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, CaOH के होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ये बात देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको देखें तो यहाँ पर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यानी जिसे स्लैग लाइम भी कहते हैं, क्लोरीन के साथ ट्रीट करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये वीडियो देखें पहले, ये वीडियो देखिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, आप इस वीडियो में देखेंगे तो ऊपर से जो है इसके अंदर बोसमैन सेटअप है, बोसमैन प्रोसेस ऊपर से इसमें हम डालते हैं स्लेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, और नीचे से इसमें आती है क्लोरीन गैस, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस है ये मिलकर के बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही बनता है वाटर। पर जब इसमें जो है हम वाटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है हॉट गैसेस को वो छोड़ेंगे, तो वाटर के जो वेपर है वो अलग हो जाएगी, और नीचे हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रोसेस के द्वारा ये बनता है, ठीक है, बॉशमैन प्रोसेस इसको बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं इसे बॉशमैन प्रोसेस कहते हैं, और इसके द्वारा जो है ये बनाया जाता है। तो इस तरह से क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है स्लेक्ट लाइम के साथ और ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लियर है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं। जो यहाँ देख रहे हैं ये वॉशिंग सोडा है, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो वॉशिंग सोडा आपने सभी ने घरों में देखा होगा, हिंदी में इसको कहते हैं धावन सोडा, ठीक है।
साबुन बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। सॉरी, ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट कर देता है। तो ठीक है, कपड़ों की धुलाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का, और Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखें इस प्रश्न को, क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लेना है यानी NaHCO3, और इसको हीट करना है, और क्या होता है वो बताना है, और देखेंगे कि क्या बनेगा। ठीक है, अब जब आप इसको हीट करेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट यानी जो आपके पास है NaHCO3, इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका डीकम्पोजिशन होगा। ये डीकम्पोजिशन होगा यानी ये जो एक कंपाउंड हमारे पास है वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाएगा, ABCD में। तो हम हीट करते हैं, किसको हीट कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलेगी। साथ ही इसमें जो है वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होगी। अब देखो यहाँ पर आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है हम जलती हुई तिल्ली को क्यों लेकर के आ रहे हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बन रही होगी तो ये बुझ जाएगी। ठीक है, देखो तो ये जलती हुई तिल्ली जो है ये बुझ जाती है, इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और आप इसमें देखेंगे तो इस इमेज में यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है ये वाटर वेपर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इस ट्यूब में वाटर वेपर आपको नजर आ रही है, तो इसका मतलब इसमें वाटर वेपर भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये जो NaHCO3 है, इसमें जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है ये धीरे धीरे किसमें बदल जाएगा, ये आपका बदल जाएगा Na2CO3 में। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम बताएं तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कोई एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाता है, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। अब जब पीओपी को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या होगा, पीओपी को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनता है जिप्सम, जिप्सम बनता है। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपके पास पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, ये हमारा पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, अब जब इसको हम वाटर के साथ ऐड करेंगे तो यानी इसको पानी मिलाएंगे इसमें, तो इस तरह से एक घोल तैयार होगा, और ये जो घोल बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, ये कुछ समय बाद अगर हम इसको थोड़ी देर तक रखते हैं 10-15 मिनट तक, तो ये सॉलिड हो जाता है। और यही सॉलिड क्या होता है, ये होता है जिप्सम, इसे हम बोलते हैं जिप्सम, ये जिप्सम होता है CaSO4/2H2O। तो इसका फॉर्मूला है CaSO4/2H2O जिप्सम का, और पीओपी का क्या होता है CaSO4/12H2O। ठीक है, तो यही केमिकल रिएक्शन होती है, पीओपी और वाटर के मिलने पर बनता है जिप्सम, पीओपी और वाटर के मिलने पर क्या बनता है, जिप्सम बनता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, ये आप याद रख लेंगे, आपको पीओपी का फॉर्मूला भी याद रखना है, जिप्सम का भी फॉर्मूला याद रखना है, तो ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब कोई सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो उसकी पीएच कितनी होगी। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, रेड लिटमस पेपर है, तो उसको अगर हम बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, किसके कांटेक्ट में लाते हैं, बेस के कांटेक्ट में, तो वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, और अगर हम हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर हो, ठीक है, और उसको एसिड के कांटेक्ट में लाया जाए तो वो रेड हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों लिटमस पेपर आप देख रहे हो, ये रेड लिटमस पेपर है और ये ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, अब ये हमारा यहाँ पर पीएच स्केल है, पीएच स्केल मैंने पहले भी कई क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस किया है। पीएच स्केल, पीएच स्केल में क्या होता है, 0 से 14 तक नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें 7 पे होता है न्यूट्रल, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, और जैसे जैसे जो है पीएच 7 से कम होती जाती है तो जो सॉल्यूशन की नेचर है वो एसिडिक हो जाती है। तो जैसे 6, 7, 5, 6, 5, तो यहाँ पर होगा थोड़ा वीक एसिड, और जैसे जैसे हम 0 और 1 की तरफ बढ़ेंगे तो वहां हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ऐसे ही 8, 9, 10 इधर बढ़ने पर हो जाएंगे वीक बेस, तो एल्केलाइन कैसी नेचर हो जाएगी, एल्केलाइन नेचर हो जाएगी सॉल्यूशन की। ठीक है, या बेसिक जिसे कहते हैं, तो बेसिक नेचर हो जाएगी। और 13, 14 पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन चेंज करेगा, बेस,
और बेस की पीएच क्या होती है? तो जो बेस होते हैं उनकी पीएच कितनी होती है? उनकी पीएच 7 से ज्यादा होती है। और एसिड की पीएच कितनी होती है? एसिड की जो पीएच है वो 7 से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीएच कितना होना चाहिए? 7 से ज्यादा होना चाहिए। पीएच शुड बी मोर देन 7। तो इसका मतलब अब यहाँ पर मोर देन 7 का ऑप्शन कौन सा है? ये है 10 है। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज 10 बिकॉज द लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस पेपर, बिकॉज यहाँ लिखेंगे रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। तो द सॉल्यूशन रिएक्ट विद बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक की पीएच होनी चाहिए 7 से ज्यादा। तो आंसर इज 10। क्लियर है? तो आंसर तो आपको यहाँ मालूम था, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्वेश्चंस के आंसर करने के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर होता, ठीक है, यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर होता और वो रेड हो जाता, इसका मतलब हम उसको एसिड के साथ जो है वो कर रहे हैं, तो फिर इन तीनों में ये एसिड हो जाते हैं। ठीक है, वहां ऑप्शन कुछ ऐसा दिया होगा जिसमें 3 बेस दिए, बेस की पीएच दी होंगी और 1 एसिड की दी होती। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके लिए कि ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल्स। तो क्रस्ट एग सेल के साथ एक सॉल्यूशन रिएक्ट करता है, विच गिव्स ए गैस, उससे गैस निकलती है, दैट टर्न द लाइम वाटर मिल्की, जिससे कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। तो द सॉल्यूशन कंटेन, वो कौन सा सॉल्यूशन है जो इसके साथ रिएक्ट करता है, उस सॉल्यूशन का हमें नाम बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है एग सेल के साथ उस सॉल्यूशन को रिएक्ट कराना है। तो पहले आप देखें, इस वीडियो को देखें। यहाँ पर ये हम सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ये सॉल्यूशन क्या है? HCl है। ठीक है, ये HCl है। तो अब एग सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट किया जा रहा है किसके साथ? फिर से देख लें एक बार, अभी एक सेकंड। ठीक है, तो मैं वीडियो फिर से प्ले कर रहा हूं। ये देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट एग सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो आपने यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखी, यहाँ पे देखो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ? ये HCl डालने के बाद जो गैस यहाँ निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और ये वाटर में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, क्लोराइड में। तो हमने रिएक्ट किसके साथ करा है? HCl के साथ। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी। तो एग सेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, उनको हम HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CO2 गैस निकलती है। यही CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दूधिया कर देती है। ठीक है, मिल्क के रंग का कर देती है। चूना पानी को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर बोलते हैं चूना पानी। ठीक है, तो क्लियर है? अब समझ गए इस चीज को? अगला क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो NaOH का कितना सॉल्यूशन है? 10 ml। 10 ml ऑफ NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। अच्छा, इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं किससे? 8 ml ऑफ HCl से। ठीक है, और उससे ही कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। इफ वी टेक 20 ml ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, अगर हमारे पास 20 ml ऑफ NaOH होता तो द अमाउंट ऑफ HCl, कितना HCl चाहिएगा? HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट। तो दोबारा न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी? अब NaOH की मात्रा दुगनी हो गई, तो HCl की मात्रा भी हमें कितनी चाहिए? दुगनी चाहिए, यानी 16 ml ऑफ HCl चाहिएगा न्यूट्रलाइजेशन के लिए। ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन के आंसर की। अब एक चीज समझो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर, H2O। सॉल्ट और वाटर, इसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की क्रिया। न्यूट्रल हो जाते हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। और सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट हमारे न्यूट्रल होते हैं, तो सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल और वाटर। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर जो क्या हो रहा है वो मास को जो है बैलेंस करने की बात हो रही है। 10 ml चाहिए, 10 ml के लिए चाहिए 8 ml, तो 20 ml के लिए कितना चाहिएगा? 16 ml। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर डबल अमाउंट वहाँ NaOH का हो गया तो डबल अमाउंट HCl ही रिक्वायर होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सिंपल सी बात है। तो आंसर तो हमारा ये हो जाएगा 16 ml। ठीक है, यहाँ पर 10 ml चाहिए था, किसके लिए? 10 ml के लिए चाहिए था 8 ml HCl, तो 20 ml के लिए जो है जस्ट डबल हो जाएगा, 8 into 2, 16 ml ऑफ HCl। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड
फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। तो जब अपाचन की स्थिति हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो आपका पेट खराब हो जाता है या एसिड ज्यादा बनने लगता है, कब्ज हो जाती है, तो किस तरह की मेडिसिन आप लेते हैं? ऑप्शन है एंटीबायोटिक और एनाग्लेसिक, एंटासिड और एंटीसेप्टिक। तो हम यूज करते हैं एंटासिड्स। तो ये एंटासिड की टैबलेट्स भी आती हैं और सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो एंटासिड जो है क्या काम करता है? ये एसिडिटी जब ज्यादा हो जाती है पेट में, जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी बोल, तो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटासिड लेते हैं। अब एंटासिड क्या है? ये बेस होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था एसिड प्लस बेस, ये क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो ये एसिड को न्यूट्रल कर देगा बेस मिल करके, तो यहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए और एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम बेसिक सॉल्यूशन कंज्यूम करते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन कंज्यूम करते हैं यानी एंटासिड कंज्यूम करते हैं, जो कि बेस होती हैं, चाहे टैबलेट के फॉर्म में या जो है वो सिरप के फॉर्म में। तो व्हेन द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन द स्टमक happen, that is called indigestion. Indigestion is due to the excess production of acid. तो medicine used to treat the indigestion is antacid, एसिड के अपोजिट। और ये कैसी होती है नेचर में? बेसिक होती है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलें, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वर्ड इक्वेशन, सबके लिए वर्ड इक्वेशन लिखनी है, एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस में। तो यहाँ पर 4 इक्वेशंस आपको लिखनी है, वर्ड इक्वेशन भी और बैलेंस इक्वेशन भी। तो ये 4 क्वेश्चन है इसी में। एक है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है जिंक के साथ, उसके लिए लिखना है। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ, वो लिखना है। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है आयरन के साथ। तो हम एक एक करके इन सब रिएक्शंस को देखेंगे, लिखेंगे। बट यहाँ पर एक बात आप ध्यान दें, तो यहाँ पर मेटल की रिएक्शन कराई जा रही है किसके साथ? एसिड के साथ। चारों रिएक्शन में मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है, तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आप याद रखेंगे। तो बेस इक्वेशन तो यहाँ पर चारों में यही फॉलो होने वाली है कि मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जा रही है, क्योंकि HCl भी एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, दोनों एसिड है। इनकी रिएक्शन हमें एक बार जिंक के साथ करानी है, मैग्नीशियम के साथ करानी है, एल्युमिनियम के साथ करानी है और हमें करानी है आयरन के साथ। तो तीनों ही हमारे मेटल हैं, चारों मेटल हैं। ठीक है, चारों मेटल हैं, तो मेटल की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, बनेगा सॉल्ट एंड H2O। अब एक एक करके इनकी रिएक्शन देखें, एक एक करके इनकी रिएक्शन देखें और साथ में वीडियो भी देखते चलें। देखो यहाँ पर ये पॉप की साउंड आपने सुनी, तो पॉप की साउंड जो आपको सुनाई दी, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से सुनाई देती है। जब हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है और अगर उसके सामने हम जो है जलती हुई कोई माचिस की स्टिक लेके आते हैं, तो एकदम जैसे ही वो गैस उसके संपर्क में आती है तो पॉप की साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हाइड्रोजन टेस्ट भी क्या होता है? वो पॉप साउंड से पता चलता है। ठीक है, तो अब सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, पहले में हमें H2SO4 को रिएक्ट कराना था किसके साथ? जिंक के साथ। तो ये जिंक गार्न्यूल है, ठीक है, जिंक के टुकड़े हैं, जिंक गार्नेल। इनको हम डाल दें अगर H2SO4 के साथ, तो इस तरह से रिएक्ट करना शुरू करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और धीरे 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 जिंक जो है वो ZnSO4 में, जिंक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो बनता है जिंक सल्फेट और निकलती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक इज इक्वल टू जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और इसको लिख देंगे H2SO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब सेकंड को देखें, बी। तो सेकंड में क्या है? सेम है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराना है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। साथ ही निकलेगी जो है हाइड्रोजन गैस। तो हमने ये पहले ही देख लिया है कि ये रिएक्शन सभी कैसी हैं? एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? यहाँ पर भी मेटल के साथ हो रही है और बनेगा क्या? एक सॉल्ट बनेगा और बनेगी हाइड्रोजन गैस, पहले भी देख चुके हैं। क्लियर है? ये देखें, यहाँ पर HCl है, इसमें HCl है और ये मैग्नीशियम का जो टुकड़ा है इसके अंदर डाला और धीरे धीरे इसमें ये मैग्नीशियम रिएक्ट करना शुरू करता है और इसमें से एक गैस निकल रही है, वो है हाइड्रोजन गैस, और इस तरह से ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखें। अब फिफ्थ में हमें लिखना है सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, पहले की तरह ही। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट देखें,
तो यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो 6HCl प्लस 3Fe इज इक्वल टू 3FeCl2 और 3H2, तो ये बनता है। ठीक है, बैलेंस करना पिछले कई सारे क्वेश्चन में मैंने बता दिया, इसलिए यहाँ पर जो है बैलेंसिंग को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस इक्वेशन ही मैंने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, पिछले 2-3 क्वेश्चन आप देख लोगे तो उसमें मैंने बताया कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन। अब ग्लूकोज में हाइड्रोजन होती है C6H12O6, एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होती है C2H5COOH, ये एल्कोहल के फॉर्मूलाज होते हैं, या CH3COOH, इन सब में हाइड्रोजन होती है, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, बट हम इनको एसिड नहीं कहते, एल्कोहल को ग्लूकोज को हम एसिड नहीं कहते। और डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, तो एक एक्टिविटी हमें प्रूव करनी है जिससे हम कह सकेंगे एसिड नहीं है पर इनमें हाइड्रोजन है। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता है इनमें हाइड्रोजन है, तो एक्टिविटी क्या करेंगे, हम इनको जो है देखेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से एक सेटअप बनाएंगे, एक एनोड और कैथोड को जोड़ेंगे एक बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से, और उसको जो है एक बल्ब से जोड़ेंगे और स्विच लगाएंगे यहाँ पर, और जैसे ही हम जो है स्विच को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि जो है बल्ब अगर जलता है तो वो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल की, और नहीं जलता है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं है। तो ये पूरा सेटअप हम बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा डिस्टिल वाटर, ठीक है, एल्कोहल, ग्लूकोज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंडक्टिविटी टेस्टर, 3 टेस्ट ट्यूब्स और लेबल्स। ठीक है, तो हम ये सारे सॉल्यूशन लेंगे और अलग अलग हम टेस्ट करेंगे सबको एक एक करके कि किस में जो है वो करंट फ्लो करता है, किस में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये इंसर्ट द 2 नेल्स, 2 पिन लगा देनी है। यहाँ पर 2 पिन लगा दी हैं एक कॉर्क में। ठीक है, वुडन कॉर्क है, उसमें 2 पिन लगा दिए, वुडन और रबर कॉर्क में 2 पिन लगा करके रख दिए, और उन्हें इस तरह से हम बीकर में रख देते हैं नीचे, यहाँ पर बीकर में उनको रख दिया और कनेक्ट कर दिया है उसको किससे, उसको एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया है और उसको जोड़ दिया है एक 6 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ पर ये बल्ब है तो ये बल्ब से कनेक्ट कर दिया और 6 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया है। अब इसमें हम एक एक करके जो है कुछ एल्कोहल या ग्लूकोज ऐसे डालेंगे और देखेंगे स्विच को ऑन करने पर क्या ये बल्ब जलता है। तो अगर ये बल्ब नहीं जलेगा तो इसका मतलब एल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल को हमने अगर डाला और स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने पर क्या देखेंगे, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। और जब बल्ब नहीं जल रहा है और कनेक्शन ऑन है, फिर उसको आप एक बार खाली कर लीजिए, बीकर को खाली कर लीजिए, और बीकर को खाली कर लीजिए और एक बार इसमें HCl सॉल्यूशन डाल के देखिए। जब आप इसमें HCl रखेंगे तो आप देखेंगे कि बल्ब जलने लगता है, बल्ब क्या है, जलने लगता है, बल्ब ग्लोज। तो इसका मतलब एसिड जो है, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। HCl क्या है, एसिड है। अब HCl एसिड है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पर एल्कोहल और ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये एसिड नहीं है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि एसिड में अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो एसिड का ये नेचर हो गया कि एसिड कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ग्लूकोज एल्कोहल नहीं करते, इसका मतलब वो एसिड नहीं है। क्लियर है? तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि एल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो हाइड्रोजन तो कंटेन करते हैं बट वो एसिड नहीं है। क्लियर है? कर पाएंगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन को, व्हाई डज द डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम देखें कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ अगर वो एक्सपेरिमेंट करें जो एक्सपेरिमेंट हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 6 में किया है, तो अगर वही एक्सपेरिमेंट हम इसमें करते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, रेन वाटर करता है। ठीक है, तो हम अगर रेन वाटर ले लेंगे और एक जगह डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे तो देखेंगे क्या होता है। यही एक्सपेरिमेंट जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था एक्टिविटी में, क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि 2 पिन लगाए थे एक वुडन कॉर्क में और उनको बीकर में रख दिया था और उनको जोड़ दिया था एक बैटरी और बल्ब से, और वहां पर एक स्विच भी लगा करके रखा था। तो अब करना क्या है, आपको डिस्टिल वाटर करना है एक इसमें। तो आप एक बार डिस्टिल वाटर भरेंगे बीकर के अंदर, और बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर भरने के बाद आप इसको स्विच को ऑन करेंगे। जब आप स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे कि बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा यानी डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। दूसरी बार बीकर खाली करके इसमें रेन वाटर भर दीजिए। जब आप इसमें रेन वाटर भर देंगे तो देखेंगे कि बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि रेन वाटर जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट की बात। आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो। डिस्टिल वाटर डू नॉट कंटेन एनी आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब इसके पास आयन नहीं होते, जैसे H+ आयन नहीं होते या OH- आयन नहीं होते, इसके पास फ्री आयन नहीं होते। जब इसके पास आयन नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? डिस्टिल वाटर नहीं कर सकता। रेन वाटर के पास बहुत सारे ऐसे आयन और कंपाउंड होते हैं, ठीक है, क्योंकि रेन वाटर हैज डिसॉल्व्ड द एसिडिक गैसेज। रेन वाटर में एसिडिक गैसें घुली रहती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा में से उसमें घुल जाती है। किसमें? बरसात के पानी में, रेन वाटर में, ठीक है। हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, जिससे क्या बन जाते हैं? कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं। कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो एसिड बन जाते हैं। इसका मतलब कि उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, उसमें कार्बोनेट आयन होते हैं, यानी एसिड प्रेजेंट होते हैं। और इस वजह से रेन वाटर क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है रेन वाटर में। किसमें नहीं कर सकती है? डिस्टिल वाटर में, ठीक है। तो ये रीजन समझ में आया कि रेन वाटर में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज वगैरह मिल जाती हैं, तो इससे बन जाते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं, और एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसलिए जो है रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डिस्टिल वाटर में आयोनिक कंपाउंड नहीं होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब एसिड जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एक बात समझे बच्चों, HCl ये मान लो ये सॉलिड फॉर्म है, पाउडर की फॉर्म में, ये HCl लिक्विड फॉर्म है, और HCl गैस भी हो सकती है। HCl गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। HCl सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, सॉलिड HCl भी हो सकता है, लिक्विड HCl भी हो सकता है, और HCl में हम वाटर भी ऐड कर सकते हैं, या किसी भी एसिड में हम वाटर भी ऐड कर सकते हैं, डाइल्यूट करने के लिए करते हैं। जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें वाटर ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो वाटर में एसिड ऐड करते हैं, मैंने हमेशा बताया, पहले वाटर लेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड ऐड करेंगे, उल्टा नहीं करेंगे, एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे तो वो हार्मफुल हो सकता है। अब ये बात तो हमें पता है कि ये तीनों फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, हमेशा पानी के अंदर थोड़ा 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 करके एसिड ऐड करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं कि एसिड के अंदर जो है वाटर ऐड करें, तो ये एक्सप्लोसिव हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना, ये सही है। अब बात आ रही है कि सॉलिड जो एसिड है, सपोज दैट HCl है, क्योंकि अगर उसमें पानी नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ वाटर होगी, तो एसिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, दे विल रिमेन इंटैक्ट, आपस में जुड़े रहेंगे, और उनमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा। वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा जो कि H+ आयन को खींच करके अलग कर सके, H+ आयन उसमें जनरेट कर सके। जब उसमें H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन नहीं होंगे, या जिन्हें हम कहते हैं फ्री आयन नहीं होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री आयन्स नहीं होंगे, तो देयर इज नो फ्री H+ आयन। तो कोई फ्री आयन नहीं है, इसका मतलब वो एसिडिक रिएक्शन भी नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं कर सकते, उनमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। वो एसिडिक बिहेवियर तब तक नहीं दिखा सकते जब तक उसमें फ्री आयन नहीं हो, क्योंकि कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपना एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर कब दिखाता है? जब उसमें फ्री आयन मौजूद हो। और फ्री आयन मौजूद कब होंगे? जब उसमें जो है वाटर जो है मिक्स किया जाए, ठीक है। H+ आयन उसमें जनरेट तभी होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं। तो H+ आयन किस में होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सॉलिड था, एक्वस सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए H+ आयन नहीं थे, H+ आयन नहीं थे इसलिए एसिडिक रिएक्शन नहीं हो सकती। और दूसरा, एसिड टू एक्सोर्बिट इट्स एसिडिक बिहेवियर, वाटर इज इसेंशियल। वाटर उसके साथ ऐड करना जरूरी है अगर हमें एसिड की एसिडिक नेचर का कुछ यूज करना है या उसको देखना है। तो टू फैसिलिटेट द डिसोसिएशन ऑफ द एसिड एंड प्रोवाइड द फ्री H+ आयन, तो फ्री H+ आयन प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है उसमें वाटर ऐड किया जाना, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो ये चीज समझ गए, जब तक हम एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करते हैं उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हमें देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सॉल्यूशंस हैं, A, B, C, D, E, 5 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। इन्हें हमें टेस्ट करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा। यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम टेस्ट करेंगे और हमें पता चलता है कि इनकी pH है 4, 1, 11, 7 और 9, 4, 1, 11, 7 और 9, ये इनकी pH है। तो अब हमें बताना है कि A, B, C, D, E जो सॉल्यूशन है इनमें कौन न्यूट्रल है, कौन स्ट्रांगली अल्कलाइन है, कौन स्ट्रांगली जो एसिडिक है, कौन वीक एसिडिक है, कौन वीकली अल्कलाइन है। तो अगर हम pH स्केल को देखें, pH स्केल की बात करें, तो pH स्केल पर जो 7 पे होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, 7 पे होते हैं न्यूट्रल। तो 7 किसका है? 7 दी हुई है pH, पहले की 4 दी हुई है, दूसरे की 1,
तीसरे की सी की 11, फिर डी पे दी हुई है 7, ठीक है, और ई की पीएच दी हुई है 9, तो 7 है डी की, तो डी हो जाएगा न्यूट्रल, डी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। फिर हम देखें तो 7 से 8 9 10 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पहले आएंगे वीकली अल्कलाइन, ठीक है, 8 9 10, और जैसे जैसे हम ज्यादा नंबर की तरफ जाएंगे 11 12 13 14 तो ये हो जाएंगे स्ट्रांगली अल्कलाइन, यानी स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। और ठीक है, यहाँ पर क्या थे, ये वीक बेस थे, ठीक है, तो ये थे वीक बेस। इसी तरह ये वीक एसिड है 6 5 4, ये हो गए वीक एसिड। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे 3 2 1 0 तो ये हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब देखो 4 पे क्या होगा, 4 पे हो जाएगा वीक एसिड, यानी वीकली एसिडिक। 1 पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। 11 पे क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। और 9 हो जाएगा वीकली एल्कलाइन। क्लियर है, इस तरह से हमें आंसर करना था। यहां पे देख लेंगे सबसे ज्यादा 11 पीएच, तो 11 पीएच पे हो गया स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। 11 किसका है, 11 है सी का, ठीक है, सी हो गया। फिर 9 पीएच वीकली एल्कलाइन, तो 9 किसका है, ई का। और फिर न्यूट्रल पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल जो है पीएच 7, ये हो गया डी, न्यूट्रल हो गया डी। वीक एसिड पीएच जिसकी 4 है तो वीक एसिड हो जाएगा पीएच 4 यानी ए। और पीएच 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखना था कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है, कौन न्यूट्रल है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, कर पाएंगे अब इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन वो लेना है, आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब। हमें मैग्नीशियम रिबन लेने हैं, दोनों इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे इस प्रकार से प्लेस कर देने, रख लेने हैं, या सीधे भी रख सकते हैं। और 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, एक टेस्ट ट्यूब है ए, एक है बी, ठीक है। एक में हमको HCl रखना है, HCl इन ए, ठीक है, सपोज दैट HCl इन ए। और दूसरे में हमें रखना है CH3COOH, ठीक है। दोनों को हम रखेंगे और द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड इज सेम। तो सेम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन हम दोनों का लेते हैं और उनको कुछ समय के लिए रखते हैं, ठीक है। इन विच टेस्ट ट्यूब द फ्रीजिंग अकर्स, फ्रीजिंग करेंगे, सॉरी फ्रीजिंग फिजिंग, फिजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। तो हम देखेंगे किसमें रिएक्शन बहुत तेजी से होती है और क्यों होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब ए टेस्ट ट्यूब है जिसमें HCl है और एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें CH3COOH है, और दोनों में मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द CH3COH। तो फ्रीजिंग भी जो है ए में, फिजिंग जो है, फ्रीजिंग बोल रहा हूँ, फिजिंग किसमें होगी, टेस्ट ट्यूब ए में, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें जो है ज्यादा स्ट्रांगली होगी फिजिंग, ठीक है। यानी ज्यादा तेजी से रिएक्शन किसमें होगी, HCl के साथ होगी, क्योंकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है किसकी तुलना में, CH3COOH की तुलना में, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होती है। अब हाइड्रोजन गैस किसमें जल्दी प्रोड्यूस होगी, ये भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो तेजी से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, जबकि वीक एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बहुत कम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में तेजी से जो है फास्टर स्पीड के साथ फिजिंग होती है और तेजी से हाइड्रोजन गैस बनती है, ड्यू टू विच फिजिंग अकर्स, ठीक है। तो हमेशा हमें पता ही है, पहले भी मैंने बताया, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो हाइड्रोजन गैस तेजी से बनेगी, वीक एसिड होगा तो हाइड्रोजन गैस स्लोली बनेगी, धीरे धीरे बनेगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क हैज पीएच ऑफ 6, फ्रेश मिल्क है जिसकी पीएच कितनी है, 6 है। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। तो जब दूध से, मिल्क से आप दही बनाते हैं, ठीक है, दही बनाते हैं तो पीएच पर क्या असर होगा ये आपको बताना है और ये आपको आंसर करना है। तो अब समझें इस बात को, ठीक है। अब
दूध क्या है, पीएच इसकी 6 है, तो ये बेस है। और आपको पता है दही जो होती है, जो कर्ड जो होती है वो एसिडिक होती है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो बेस से एसिड में टर्न होने में क्या होगा बताओ, एसिड की पीएच तो 7 से कम होती है, तो पीएच, ठीक है। अच्छा सॉरी, दूध की नेचर भी क्या है, एसिडिक है, यहाँ बेस नहीं, दूध की नेचर भी कैसी है, एसिडिक है, पीएच 6 है। और दही की नेचर भी एसिडिक है, पीएच 7 से कम ही होगी, ठीक है, एसिडिक है। पर कौन ज्यादा एसिडिक है, दूध की दही? तो दूध एसिडिक है, जिसकी पीएच हमने यहाँ पर 6 दी है, तो इसकी पीएच 6 से और कम होगी, लेस देन 6 होगी, ठीक है। दही की पीएच क्या होगी, और लेस देन 6 होगी, क्योंकि ये और ज्यादा एसिडिक है। तो पीएच ऑफ मिल्क इज 6 एज इट चेंज टू कर्ड, जैसे जैसे हम इसका दही बनेगा तो पीएच विल रिड्यूस, और कम हो जाएगी, ठीक है। सपोज दैट समथिंग अराउंड 5 टू, ठीक है, 5 to 5.6, इस तरह से कम हो जाएगी, बिकॉज कर्ड इज एसिडिक इन नेचर। कर्ड भी क्या है, एसिडिक है नेचर में, दूध की तुलना में और ज्यादा एसिडिक है। एसिड जब प्रेजेंट होते हैं तो पीएच क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो मिल्क की पीएच ज्यादा होगी और एसिड की पीएच कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो एक दूध वाला जो है वो क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देता है, किसमें, दूध में। आपने देखा होगा डेयरी पे करते हैं, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। अब ये बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, किसके साथ ऐड कर दिया, दूध के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। क्यों किया, क्वेश्चन यही है, वाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्ट्रांगली अल्कलाइन। अब सोडा क्या है, बेस है, और मिल्क जो है उसकी पीएच कितनी है, सपोज अराउंड 6 है, दी हुई है, तो यानी दूध अभी हमारा एसिडिक है, दूध कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। अब इसमें बेस मिलाएंगे तो इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, दूध की बेसिक हो जाएगी बेस मिलाने पर। तो ऐसा क्यों कर रहा है ये बताना है। वाई डज दिस मिल्क टेक्स, तो ये जो दूध है टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट टू कर्ड। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं और फिर इस दूध की दही बनाए, ठीक है, कर्ड बनाए, तो उसमें ज्यादा समय लगता है इसको दूध से दही जमने में, ठीक है, कर्ड के बनने में। देखो, तो जो दूध वाला है, मिल्कमैन है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो पीएच को जो है एल्कलाइन क्यों कर दे रहा है, 6 से बढ़ा क्यों दे रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन इसलिए करता है कि जो दूध है वो जल्दी से दही ना बन जाए। कारण यही है, जो दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा है, पहले क्वेश्चन का आंसर वही है, दूसरे क्वेश्चन में जो पूछा है वो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कर रहा है कि मिल्क डज नॉट सेट टू कर्ड इजीली, जल्दी से दूध जो है वो दही ना बन जाए। कहते हैं ना दूध फट गया उसका पनीर बना लेते हैं फिर बाद में, तो ऐसा ना हो इसलिए उसमें सोडा मिला देते हैं, ठीक है। तो सोडा क्यों मिला रहा है, बेकिंग सोडा क्यों मिला रहा है, खाने वाला सोडा, ताकि जल्दी से उसकी दही ना बन जाए, दूध जल्दी से उसके लिए खराब ना हो जाए एक तरह से, ठीक है, खट्टा ना हो जाए जल्दी से। तो पीएच को बढ़ा देता है, 6 पीएच थी दूध की और उसमें सोडा मिलाने से उसकी पीएच बढ़ जाती है, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि उसकी जो है बेसिक नेचर हो गई, स्लाइटली बेसिक हो गया दूध, तो अब बेस से एसिड बनने में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। अब पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि उसने एसिड में बेस मिला दिया और अब दूध हो गया थोड़ा सा बेसिक, और बेसिक से दोबारा एसिडिक बनने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि कर्ड क्या है, एसिडिक है, ठीक है। अभी उसने उसमें बेकिंग सोडा मिला के दूध को कैसा कर दिया, बेसिक कर दिया। तो मिल्क इज स्लाइटली बेसिक देन द यूजुअल मिल्क, नॉर्मली जो मिल्क होता है उससे ज्यादा थोड़ा वो अब बेसिक है, और बेसिक है तो एसिड प्रोड्यूस होने में, एसिड प्रोड्यूस टू सेट द कर्ड, दही बनने के लिए एसिड प्रोड्यूस होने होंगे, और आर न्यूट्रलाइज बाय द बेस, जो उसमें मिलाया गया है, तो जो एसिड बनेंगे उसमें वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे बेस से, तो इसलिए जो है ज्यादा समय लगेगा उसको दही बनने में, ठीक है। तो ज्यादा एसिड बनेंगे तभी वो न्यूट्रलाइज होगा, फिर थोड़ी ज्यादा समय बाद, थोड़ा ज्यादा समय बाद जो है वो दूध जम पाएगा। कौन सा दूध, जिसमें बेकिंग सोडा मिला है। एक तो मान लो आपने नॉर्मल ले लिया, ठीक है, आपके पास नॉर्मल मिल्क है, दूसरा आपके पास एक बेकिंग सोडा वाला मिल्क है, ठीक है, बेकिंग सोडा वाला मिल्क है। तो दोनों में से कौन सा जल्दी जमेगा, तो नॉर्मल मिल्क, ठीक है, और देर में कौन सा जमेगा, बेकिंग सोडा वाला मिल्क। कारण क्या है, क्योंकि इसकी नेचर अब थोड़ी सी बेसिक हो गई है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो पीओपी को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, ऐसा क्यों करना जरूरी होता है, क्योंकि पीओपी जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और बना लेता है जिप्सम, ठीक है। पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था,
ये पीओपी का पाउडर है, जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे तो इसका घोल बन जाएगा और ये घोल जो है कुछ ही समय में जम जाता है, पत्थर सा हो जाता है, तो ये जिप्सम बन जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर एज इट एब्जॉर्ब द वाटर, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द मॉइस्चर, और वाटर को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, इट टर्न्स इनटू द हार्ड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस में, हार्ड सब्सटेंस में बदल जाता है, जिसका नाम है जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये याद रखेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो जिप्सम में बदल जाता है, तो पीओपी वाटर के साथ मिलकर के जिप्सम में ना बदले, इसलिए उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है, तो ये क्या होती है, जब किसी एसिड को जो है बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनते हैं सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण की क्रिया। क्लियर, तो ए रिएक्शन इन विच द एसिड एंड बेस रिएक्ट, ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ईच विद ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ये बेस है NaOH और एसिड है HCl। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, NaCl सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर H2O। इसी तरह से यहाँ पर बेस हो जाए, ये एसिड हो जाएगा HNO3, ये एसिड हो गया HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, ये कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, इनके नाम भी बता देता हूँ सबके। और ये, ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, सॉल्ट में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पर बना सोडियम क्लोराइड NaCl बना और वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जब एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखें। गिव द टू एग्जांपल टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा के और हमें बेकिंग सोडा के दो इंपॉर्टेंट यूज बताने हैं, एक बताने हैं वॉशिंग सोडा के और दूसरा किसके बताने हैं, बेकिंग सोडा के। ठीक है, अब तो इनके क्या यूज हैं, तो जो वॉशिंग सोडा है जिसे हम, ठीक है, हिंदी में धावन सोडा भी कहते हैं, तो धावन सोडा का क्या यूज है कि ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में एज ए क्लीनाइजिंग एजेंट हम इसको यूज करते हैं, एज ए क्लीनाइजिंग एजेंट के रूप में ये यूज किया जाता है, कहाँ पर, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, और ये वाटर की हार्डनेस को भी कम करने में हेल्प करता है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें भी क्या यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूज होते हैं वॉशिंग सोडा का। आप कपड़े धोने में जो है वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, जो सोप डिटर्जेंट बनाए जाते हैं उन्हें बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है, सोप के बनाने में, ठीक है, डिटर्जेंट्स के बनाने में। और अगर बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का क्या यूज है, तो बेकिंग सोडा जो है खाने वाला सोडा जिसे कह देते हैं, तो बेकिंग सोडा यूज होता है टार्टरिक एसिड पे। ठीक है, बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड को मिलाकर टार्टरिक एसिड बनता है, तो टार्टरिक एसिड को बनाने में ये यूज होता है। और ये टार्टरिक एसिड आप यूज करते हैं कई सारे फूड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, एक तो होते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, एक होते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो कई टाइप के होते हैं। तो CO2 वाले भी यूज किए जाते हैं और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करते हैं और वाटर के साथ मिक्स करके या वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, दैट मेक्स द ब्रेड और केक फिल्फी, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं टार्टरिक एसिड को। ठीक है, पानी के साथ मिला करके उसको जो मिला देते हैं, तो केक बनाने में, ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा यूज होता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ये याद रखेंगे, कई सारी जगह हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।